नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं और दौरे के पहले दिन वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर एक तरह से कहें तो पीएम मोदी को खुली चुनौती देने का काम किया, तो दूसरे दिन वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले और साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की। और हम आपको बता दें कि ये मुलाकात बंद कमरे में हुई और तकरीबन 1.5 घंटे की इस मुलाकात के दौरान जो विपक्षी एकता है उसको लेकर बात हुई। विपक्षी एकता में नीतीश कुमार कितने कामयाब हुए, इस पर चर्चा हुई और विपक्षी दलों की एक साथ बैठक को लेकर बात हुई। हम आज इसी मसले पर अपने राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ होने वाला है देश की राजनीति में, क्या देश की राजनीति का तस्वीर बदलेगा। हेमंत जी, देश की राजनीति का तस्वीर अगले 1-2 दिन में बदलने वाला है। दे दी है कि अब हम लोग एक साथ बैठेंगे और कब बैठेंगे, किस समय बैठेंगे, किस तारीख को बैठेंगे, ये इसका ऐलान 1 से 2 दिनों के भीतर में होगा। ये बैठक से बाहर आने के बाद केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के नेता हैं और ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों ने एक साथ प्रेस को ये से बातचीत की और यह बात कही कि आज विपक्षी एकता को लेकर के बातचीत हुई और अब हम लोग साथ बैठेंगे, विपक्ष के तमाम लोग साथ बैठेंगे। तो कब बैठेंगे, समय क्या होगा, तारीख क्या होगी, ये सब 1 से 2 दिनों के भीतर में पता चल जाएगा। तो एक बात उसमें यह भी है कि जो बात कही जा रही थी कि ममता बनर्जी को लेकर के आज मीटिंग में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी उस सहमति पर विस्तार से चर्चा हुई और विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की बैठक जगह और समय और तिथि ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। We had a detailed discussion about the opposition parties meeting. We will decide the date and place of the meeting within 1 or 2 days. This is what we decided today. Opposition party meeting will be held and the date will be decided within 1 or 2 days, and date and place will be inform you within 1 or 2 days. How many parties will participate, sir? How many parties you are expecting to participate in that meeting? Vast majority of the party will attend. तो अब एक चीज़ मैं इसमें बताना चाह रहा था कि ममता बनर्जी को लेकर जो ये बातें मीडिया में आ रही थी कि उनको लेकर जो कि क्या वो साथ आएंगी नहीं आएंगी, तो ये जानकारी आई है कि ममता बनर्जी के कहने पर ही ये बैठक संभवतः बिहार में ही होगी, पटना में बैठक होगी और उन्होंने बैठक बुलाने के लिए का संकेत दिया है इन लोगों को। इसके आधार पर ये कहा गया है कि 1 से 2 दिनों के भीतर में ये तय हो जाएगा। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल से जो कल मुलाकात हुई नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, उस मुलाकात में ये साफ संदेश गया कि नीतीश कुमार एक तरह से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए गए थे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया कि दिल्ली सरकार को कुछ चीज़ें ये ज़मीन और पुलिस को छोड़ करके बाकी तमाम जो सर्विसेज हैं उसमें दिल्ली सरकार ही निर्णय लेगी, उसके एलजी का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन इसको सरपास करने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आ गई और इससे ये माना जा रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार काम नहीं करने देना चाहती है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। तो तेजस्वी और नीतीश ने उनके साथ जाकर के खड़े होकर के मीडिया को संबोधित किया, उनसे बातचीत की और ये कि उन्होंने समर्थन मांगा भी कि ये अध्यादेश अगर राज्यसभा में आए तो सारा विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो वो पास नहीं होगा वहाँ से। बिल्कुल हाँ, तो ये एक निश्चित रूप से इसका एक
अगर ऐसा होता है तो ये परसेप्शन जाएगा। हालांकि उसमें जो तथ्यात्मक बात है वह यह है कि सरकार 6 महीना तक वो सदन में नहीं लाएगी। इसको सरकार को इतना मोहलत है उसके पास। उसके बाद वो 6 महीना और उसको बढ़ा सकती है। तो कुल मिलाकर 1 साल तक तो सरकार सदन को फेस न करने के लिए स्वतंत्र है एक तरह से। तो लेकिन राजनीति में परसेप्शन एक बड़ी चीज़ होती है। तो परसेप्शन का ये सवाल है कि अगर इस तरह का ये लेकर अगर आते हैं संसद में इसको, तो इसको वहाँ पर खारिज करवाने के लिए राज्यसभा में पास न हो, इसके लिए उन्होंने समर्थन मांगा और इन लोगों ने समर्थन दिया। तो केजरीवाल, इस विपक्ष की एकता में केजरीवाल एक ऐसा नाम है जिनको लेकर के भी बहुत सारा रिजर्वेशन लोगों का था। लेकिन ये जो पूरा हम समझते हैं कि ये केंद्र सरकार का बहुत सारा फैसला ऐसा है कि विपक्ष को एकजुट होने के लिए मजबूर भी कर रहा है। ये देखने वाली बात है। जिन लोगों को लग रहा है कि ये एकजुट नहीं होंगे, तो बहुत सारे लोग जो है वो परिस्थिति बस भी एकजुट होने के लिए उनकी अपनी मजबूरी भी है। अब अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति जिनकी कांग्रेस से सीधी लड़ाई है वहाँ पर, वो भी अब ये विपक्ष की एकता में साथ आने के लिए, खुलकर साथ आने के लिए वो एकजुट हो रहे हैं। उसी तरह ममता बनर्जी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, तो हालात इस तरह के देश में बनते जा रहे हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि विपक्ष की एकता में गति स्वतः मिल रही है केंद्र सरकार के कई फैसलों की वजह से। और जिन 2 नामों को हेमंत जी ने गिनाया कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उसमें 2 और नाम जुट रहे हैं। वो हैं नवीन पटनायक, शरद पवार और काफ़ी हद तक उद्धव ठाकरे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी संकेत दिए हैं कि हम आपके साथ हैं। बाकी रह गए 4 नाम, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक और शरद पवार। तो ये जो 4 नाम हैं जिनको लेकर संशय बना हुआ है, तो संशय की स्थिति आपने दो के बारे में तो आपने कह दिया कि भाई ये लोग आ रहा है। ममता बनर्जी ने भी संकेत दे दिया। लोगों का नाम आपने गिनाया, उसमें सिर्फ एक आदमी नवीन पटनायक जो है, जिन्होंने कहा था कि हम किसी गठजोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो उनको अगर माइनस कर भी दिया जाए तो बाकी का विपक्ष आज की तारीख में सब साथ है। और जो ये कहा गया आज की बैठक के बाद, खड़गे और राहुल से मुलाकात के बाद अगर ये कहा गया वहाँ से जेडीयू नेताओं की ओर से और कांग्रेस के नेता की ओर से कि हम लोग 1 से 2 दिनों के भीतर में स्थान और ये समय तय कर देंगे, तो इसका मतलब है कि बात अब दूसरे चक्र में जाने वाली है। अब ये नहीं है कि कौन आएंगे नहीं आएंगे, अब ये बात हो गई है कि सब लोग आ रहे हैं। उसमें नवीन पटनायक को लेकर जहाँ तक जो संशय की स्थिति है वो अलग बात है, लेकिन बाकी के तमाम लोग आ रहे हैं। अब इसमें एक नई बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रशांत किशोर जो हैं, जो चुनावी रणनीतिकार हैं और बिहार में जन सुराज अभियान चला रहे हैं, उनका आज एक बयान आया है कि नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार का हश्र वही होगा जो 5 साल पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का हुआ था। तो एक तरह से वो नीतीश कुमार के ऊपर ये तंज भी कस रहे हैं। उनका कहना था कि नीतीश कुमार तो आज वो एक लंगरी सरकार चला रहे हैं, 42 विधायक उनके पास में है और आरजेडी के भरोसे वो सरकार चला रहे हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू जब पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे और उन्होंने ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया, और जब चुनाव हुआ तो उनके सांसद जो है वो 3 घट करके 3 पर चले आए और उनके विधायक जो है वो 22 पर चले गए और वहाँ से सत्ता से वो बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार का भी हश्र वही होगा जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का 5 साल पहले हुआ था। और उनका कहना है कि आप बिहार की चिंता करें, देश की चिंता न करें। इसमें एक सवाल ये है कि ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर किसके लिए ये प्रशांत किशोर, मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि आखिर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कहाँ फिट बैठ रहे हैं। क्या उनकी मुहिम जो मैं देखता हूँ वो तो रंग लाते हुए दिख नहीं रही है। वो अभी तक 7 महीने से ज़्यादा हो गया है, ब्रेक भी ले लिया है उन्होंने। तो इन तमाम क्वेश्चन के बीच उनकी बयान जो है आ रहे हैं, लेकिन वो खुद कहाँ फिट हैं। देखिए, एक तो बात यह है कि जो प्रशांत किशोर जिन सवालों को उठा रहे हैं,
ठीक है, उन सवालों में दम है। लेकिन दूसरी ओर ये है कि राजनीति में सिर्फ सवाल ही मौजूद नहीं होता है, बल्कि हालात भी सामने आपको देखना होता है। तो आखिरकार प्रशांत किशोर का जो पूरा जन स्वराज अभियान है वह कहाँ किधर जा रहा है? क्योंकि जो चुनाव में जब गोलबंदी होगी तो चुनाव में गोलबंदी एक पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष की गोलबंदी होनी है, जो ये सामने नजर आ रहा है। तो जो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप बिहार की चिंता करें, तो प्रशांत किशोर से ही पूछा जा सकता है कि आपको देश की चिंता क्यों नहीं है? आप दूसरे को बिहार की चिंता करने की बात कह रहे हैं, तो आपको देश की चिंता क्यों नहीं है? आज जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार जो दिल्ली में जो मामला सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि दिल्ली सरकार को 2 विषयों को छोड़कर बाकी तमाम विषयों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। तो आखिरकार इस अधिकार को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये समझिए कि निष्प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आ रही है। तो ये अपने आप में माना जा रहा है पूरे देश भर में कि आप विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को काम करने नहीं देना चाहते हैं। तो ये जो एक पूरा संविधान पर सवाल खड़ा हो रहा है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है, उसमें प्रशांत किशोर कहाँ हैं? उन सवालों को एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बिहार में शिक्षा चौपट हो गई, बिहार में खेती चौपट हो गई, तो बिहार में रोजगार नहीं है। और उनका एक बहुत ही लोकप्रिय सवाल है कि बिहार का सीएम 9वीं पास है। ये उनका बहुत ही प्रिय सवाल है। हाँ, तो ये जितने सवाल हैं सुनने में तो ये अच्छे लगते हैं ये सवाल, लेकिन असली मकसद ये है कि आखिरकार ये जो राजनीतिक लड़ाई है, इस लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं? और ऐसे में ये कहा अगर जाता है कि इससे प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी को मदद करेंगे, तो इस आरोप में कहीं ना कहीं से दम नजर आता है। अगर ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो प्रशांत किशोर के बारे में अगर ये सवाल उठाया जा रहा है तो ये विचारणीय प्रश्न है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस सवाल में दम है कि नहीं दम है? मेरी बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपको ये भी बता दें कि प्रशांत किशोर अक्सर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमलावर तो होते हैं, लेकिन बीजेपी पर अगर वो तंज भी कसते हैं तो बहुत प्यार और सम्मान उनके जुबान पर दिखता है। लेकिन जब वही तंज वे आरजेडी और जेडीयू के लिए कसते हैं तो उनके जुबान पर लगाम नहीं होते। बस वो ये कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे ना होते तो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि और लोग जानते हैं, खुद प्रशांत किशोर जानते हैं कि तेजस्वी यादव की छवि बिहार में क्या है और वे कितने लोकप्रिय हैं। बिल्कुल, ये राजनीति में राजनीति करने के लिए कोई किसी डिग्री की ज़रूरत तो नहीं होती है, ये सब लोग को पता है। जिनकी डिग्री बताई नहीं जाती है, जिनकी डिग्री छुपाई जाती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन जिसकी डिग्री जाहिर है कि कोई आदमी अगर 9वीं फेल है तो पता है लोगों को, वो नहीं कहते हैं कि हम एमए पास हैं, तो जाहिर सी बात है वो बहस का विषय नहीं हो सकता है। हाँ, ये है कि आप किसी को ये करने के लिए उसके व्यक्तित्व को छोटा करने के लिए, कमतर करने के लिए ये बातें आप उठा सकते हैं, ये बातें सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन हकीकत ये है कि राजनीति में आप पढ़ा लिखा होना, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, ये इसमें सही है। प्रशांत किशोर राजनीति में अपनी जगह, अपनी पहचान बनाने की कवायद कर रहे हैं। असली बात ये है। तो वो जब कवायद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो करते क्या रहे हैं, वो चुनाव जिताने के लिए चुनाव मैनेजर के रूप में, इलेक्शन मैनेजर के रूप में वो काम करते रहे हैं। और अक्रॉस द पार्टी सभी पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है, तो सभी दलों में वो काम कर चुके हैं।
तो यह अभी जो उनका अभियान है वो खुद की पर्सनालिटी को एस्टेब्लिश करने की है राजनीति में। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा की बात नहीं है, लेकिन हमने चर्चा इसलिए कर दी कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो विपक्ष की एकता की मुहिम जो चल रही है वो अब दूसरे चरण में प्रवेश कर गई है। नीतीश कुमार जो घूम करके लोगों से मिल रहे थे पूरे देश भर में विपक्ष के लोगों से, अब उसका दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है कि अब बैठक होने जा रही है। तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। तो जब तारीख सामने आ जाएगी तो ये और स्थान सामने आ जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि शायद पटना में ही वो बैठक होगी। तो इसमें जो लोग, चाहे बीजेपी इस एकता को लेकर के जितना कुछ कह रही हो, चाहे प्रशांत किशोर की मैंने चर्चा की जो कह रहे हो, वो अब बहुत रेलिवेंट सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अब जो बैठक होने जा रही है उसमें कौन कौन लोग आएंगे, उस बैठक से आगे की क्या रणनीति बनेगी, इस पर पूरी देश और दुनिया की उस पर निगाह टिकी होगी। ये महत्वपूर्ण है। जी। तो जो मुहिम नीतीश कुमार ने छेड़ी थी वो मुहिम रंग लाती दिख रही है और अगले कुछ दिनों के बाद ये पूरे दुनिया के सामने होगी कि नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन टक्कर देगा।